नॉलेज ऑफ समथिंग, जिसको हम एपिस्टीम कहते हैं, हदे इल्म, हकीकत इल्म, टू हैव रियल नॉलेज ऑफ समथिंग इज टू एबल टू गिव एन अकाउंट ऑफ इट। अब रवायत में ये किसी चीज़ की एक अकाउंट देना, किसी चीज़ की कहानी बयान करना, किसी चीज़ के वर्ड मीनिंग्स, वो स्पीच पे डिपेंड कर रही है। लॉजिक मंतक नुतक से है, बोलने से है। वहाँ पे जिस फॉर्म ऑफ रैशनैलिटी या रीज़न की हम बात कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट ऑफ नुतक से अटैच्ड है, बयान से, नैरेटिव से। रवायत से जदीदियत की शिफ्ट इस फॉर्म ऑफ रीजन की भी शिफ्ट है। अब रीजन क्या आ रही है? आगे हम दाखिल हो रहे हैं एनलाइटनमेंट रीजन में। अब एनलाइटनमेंट रीजन कुछ और है। क्या है वो एनलाइटनमेंट की बुनियाद? रेने डिकार्ट ने अब एक नया मेथड दिया। क्या मेथड दिया? कोजिटो अर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मेरी सोच मेरे होने की दलील है। ये एक सब्जेक्टिव रीजन, मेरी सोच। रीजन भी यूनिवर्सल से पर्टिकुलर हो गई है। यूनिवर्सल थी जब रीजन, तो वो बयान से एस्टैब्लिश होती थी, वो नैरेटिव से एस्टैब्लिश हो रही है, वो स्पीच से, नुतक से एस्टैब्लिश हो रही है। अब आई थिंक के साथ आए, मेरा सोचना मेरे होने की दलील है। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। फर्दियत आ गई ना यूनिवर्सलिटी से। रीजन के अंदर भी फर्दियत आई है। ये रवायत से जदीदियत की शिफ्ट है। ये एनलाइटनमेंट का बिगनिंग है। एनलाइटनमेंट रीजन यही है। अब इसने क्या, इसकी बुनियाद के अंदर कार्टेशियन ड्यूअलिज्म थी। वो कार्टेशियन ड्यूअलिज्म क्या थी? वहाँ पे यूनिवर्सल के अंदर इज्तिमाइयत थी, सब कुछ इकट्ठा था। सुप्रीमेसी ऑफ रिलीजन, सुप्रीमेसी ऑफ स्पिरिट, माइंड, सुप्रीमेसी ऑफ माइंड, माइंड एंड बॉडी एक थे, और रूह और मादा, मादा रूह की एक्सटेंशन थी, या रूह के ऊपर ही रूह और मादा की आगे क्लासिफिकेशन थी। ड्यूअलिज्म ऑफ डिकार्ट क्या है? रूह के अपने असूल हैं, मादा के अपने असूल हैं, माइंड के अपने असूल हैं, बॉडी के अपने असूल हैं। ये कंपार्टमेंटलाइजेशन का ये एक जो ट्रेंड है, ये एक सेकुलरिज्म का ये जो एक मूव है कि मादे के जो अपने असूल हैं, मटेरियल के, मैटर के, बॉडी के, और जहन के और माइंड के जो असूल हैं, ये बिल्कुल दो डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, और इनकी बुनियादें ही मुख्तलिफ हैं। इनको मुख्तलिफ तो मानते थे रवायत वाले, इनकी बुनियादों को मुख्तलिफ नहीं मानते थे। ये ड्यूअलिज्म थी कार्टेशियन। इस ड्यूअलिज्म ने अब माइंड के असूलों को एक्सप्लोर करने पे, मेथोडोलॉजी पे डिकार्ट जाता है, तो वो आई थिंक देयरफॉर आई एम पे पहुंचते हैं। न्यू मेथड जो उसका, अब ये नई मेथोडोलॉजी, इसने बुनियाद दी एक न्यू रीजन को, जिसको हम सब्जेक्टिव रीजन कह रहे हैं। आई थिंक अब वो लोगोस से निकल रही है। थी वो भी रीजन, थी ये भी रीजन, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अब इस रीजन को एस्टैब्लिश करने के लिए माइंड को मजबूत करने की ज़रूरत है। उस रीज़न को एस्टैब्लिश करने के लिए लैंग्वेज को मजबूत करने की ज़रूरत थी। ओरेटरी अहम थी, बलागत अहम थी, फसाहत अहम थी। एजुकेशन के अंदर सब्जेक्ट्स ये हुआ करते थे लिबरल आर्ट्स के। मंतक अहम थी। अब यहाँ पे
सब्जेक्ट्स और की ज़रूरत पड़ गई एजुकेशन में। अब वो रीज़न जो थी उसकी नेचर ही बदल गई ना, फॉर्मेशन ही बदल गई, एक नई फॉर्म ऑफ, और वो बदलती रही है मुख्तलिफ, उन चीज़ों पे भी किसी वक्त जाएंगे। अब एक रीज़न है जो रैशनैलिटी है, आइडियलिज्म और रैशनलिज्म में फ़र्क वाली, जो सुकरात और सुकरात से पहलों के दरमियान जो एक सुकरात और अफलातून पे आके रैशनैलिटी की जो एक सुप्रीमेसी डेवलप हुई, वो आइडियलिज्म के मुकाबले में हुई। रियलिटी देयर एंड रियलिटी हेयर, आइडियलिज्म से रैशनलिज्म की जो एक शिफ्ट थी। अब दूसरी शिफ्ट जो आ रही है इस्लाम के दौर में, अल अक्ल व नकल। अब नकल के मुकाबले में अकल, ये और वाली रीज़न है। आइडियलिज्म और रैशनलिज्म वाली जो रीज़न है उन जोड़ों के अंदर, वो और रीज़न है, वो मैंने बताया, वो नुतक वाली रीज़न लॉजिक थी। अब यहाँ पे अकल और नकल का जब जोड़ा बनता है तो यहाँ पे अकल से मुराद कुछ और अकल है। अकली उलूम व नकली उलूम इस्लामी रवायत के अंदर, उसकी डिटेल में जाएंगे कभी, इस्लामी रवायत पे बात करें, ठीक है। अब यहाँ पे आके एक नई फॉर्म ऑफ रीज़न डेवलप हो रही है डेकार्ट के यहाँ, आई थिंक वाली। अब वो नुतक से निकल रही है, स्पीच से निकल रही है। अब इसका आगे कशमकश शुरू हो रही है नेचुरलिस्ट वाली इस अकल की। अब रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म, ये और वाली अकल है, हिस्सियत और अकलियत, ठीक है। यही चीज़ें एजुकेशन पे भी शिफ्ट पैदा कर रही थी। अब इससे निकलें थोड़ा सा थ्योरेटिक चीज़ों से। तो अब क्या मामला था, हकीकत में क्या था? ये कुछ टाइप कर रही हैं, देखते हैं ये इस सेक्शन पे खत्म तो भी कंफ्यूजन है। ये थोड़ा सा मैंने एनलाइटनमेंट में दाखिल हो गया हूँ रेफर्मेशन से। अभी हम बात कर रहे थे ये अपनी एज में एनलाइटनमेंट की थी, अभी तक जो बात अभी आपने बताई है कि डुअलिज्म डेकार्ट और उसके आगे ये सब अभी तक रेफॉर्मेशन का ही था। नहीं, ये हम एनलाइटनमेंट का आगाज़ कर रहे हैं ये बात करके। डेकार्ट बुनियाद है एनलाइटनमेंट की। सर ये लॉजिक, बोलने वाली लॉजिक से क्या मतलब है जी? इस चीज़ क्लियर नहीं जी, इसको समझा, यही क्लियर करना पड़ेगा। तो रवायती टीचिंग मेथोडोलॉजी इनका वो सोचे ना कि एपिस्टेमोलॉजी चेंज हुई, साइंटिफिक मेथड चेंज हुआ, याद नहीं आ रहा। अब इसको मैं अपने अंदाज में इसको आपको थोड़ा सा सहूलत के साथ समझा देता हूँ। हकीकत है ना, ट्रूथ है। ट्रूथ का एक कंटेनर होता है, ये नेचुरलिज्म जैसे हम अब आगे जा रहे हैं और आप आज की दुनिया में ट्रूथ की जिस हालत से फेमिलियर हैं, वो है कि वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स हकीकत के कंटेनर हैं। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हकीकत इनमें से ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। ये एक कंटेनर ऑफ थॉट है जो डिकार्टियन रीजन में कि नहीं, ये नहीं है हकीकत, यहां नहीं, हकीकत यहां है। कंटेनर ऑफ थॉट, हकीकत का कंटेनर माइंड है, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ठीक है। फिजिकल ऑब्जेक्ट से हकीकत ट्रांसेंड करके माइंड की सतह तक चली गई। अलूम भी हैं, चीज़ें भी हैं कि माइंड के डेवलपमेंट से वो आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, इननेट व्यू। एक ये तीसरा व्यू है कि कंटेनर ऑफ थॉट और हकीकत का कंटेनर, उसको थोड़ा सा और ट्रांसेंड करवाएं, जिस्म और जहन से आगे जाके लफ्ज़ है, स्पीच है, गुफ्तगू है।
वो बहुत ज़्यादा मावरा सतह पे जब जाएंगे, ट्रांसेंड करेंगे, तो अब उस हकीकत को बयान के ज़रिए एक्सप्लोर करेंगे ना और बताएंगे। वहाँ पे ये लॉजिक को रिलेट करना पड़ेगा, इंटरप्रेटिव हो जाएगी, नैरेटिव हो जाएगी, बयानिया हो जाएगी। अरबों के यहाँ भी आप देखें, लैंग्वेज के ऊपर, ज़ुबानदानी के ऊपर बहुत ज़ोर है। वो कहते हैं कि लॉजिक इज़ द ग्रामर ऑफ द ग्रीक्स एंड ग्रामर इज़ द लॉजिक ऑफ द अरब्स। तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा जो ट्रांसेंडेंटल चीज़ होगी, बहुत ही मावराइयत पे जब आप जाएंगे, जितना ज़्यादा यूनिवर्सल्स की तरफ जाएंगे, यूनिवर्सल्स तो बयान में ही आएंगे ना, ना तो फिज़िकल एक्सपीरियंसेस के अंदर आएंगे, सेंसेस में आएंगे, ना ही कॉग्निटिव माइंड के अंदर आएंगे। यूनिवर्सल्स को कैप्चर करने के लिए लैंग्वेज, बयान, किस्सा, नैरेटिव, स्पीच। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह की सबसे बड़ी सिफ़त रहमान होना, उसका मेहरबान होना, उसके आदल होने से भी बड़ी। खलकल इंसान, अल्लाह का सबसे बड़ा आर्ट, सबसे बड़ी क्रिएशन इंसान। अल्लमहुल बयान, इंसान के पास सबसे बड़ी सलाहियत बयान। रवायती रिसर्च मेथोडोलॉजी, रवायती टीचिंग मेथोडोलॉजी बयान पे खड़ी है, इस सलाहियत नुत्क पे खड़ी है, इन इंटरप्रिटेशंस पे खड़ी है। स्कोलास्टिसिज्म क्या था? कुछ मतन थे, उनको बयान किया जाता था, उनको खोला जाता था, इसका नाम ही टीचिंग मेथोडोलॉजी था। जो चीज़ सेंस एक्सपीरियंस में नहीं आ रही थी, जो चीज़ कॉग्निटिव आर्डर में नहीं समेटी जा रही थी, ज़ुबान उसको भी समेट लेती थी। इसीलिए रवायती तहजीबों के अंदर लफ्ज़ की हुर्मत बड़ी अहम थी। एनलाइटनमेंट में जहन की हुर्मत है, तो मॉडर्निटी में आके सिर्फ जिस्म की हुर्मत बची, बॉडी की, तो वहाँ पे लफ्ज़ की हुर्मत थी। मतलब जो चीज़ इंसान के माइंड की कंसेप्शन में आ रही ज़ुबान पे उसको कैप्चर भी करती है, बयान भी करती है, पकड़ती भी। ये स्कोलास्टिसिज्म भी थोड़ा सा इससे और क्लियर होता चला जा रहा है, क्यों ऐसे करते थे हम। हस्तनीस में मतन पढ़ के उसको, पहले एजुकेशन यही थी, रिलीजियस टेक्स्ट थी, उसके ऊपर उस्ताद ने पढ़ा है, तालिब इल्म ने याद कर लिया है, उस्ताद की कमेंट्री है उसके ऊपर, उस रिलीजियस टेक्स्ट पे, वही कमेंट्री आगे जाके कमेंट्रीज़ की सूरत में पब्लिश भी होने लग गई। उसी कमेंट्री के ऊपर अगले उस्ताद जो हैं वो फुटनोट देने लग जाते थे, और उसके ऊपर एक डायलॉग चलता था क्लासरूम में स्कोलास्टिसिज्म में कि उसकी अपोजिट स्ट्रीम्स को भी आप गलत हैं भी तो जस्टिफाई करके दिखाएं। गुफ्तगू हो रही है, बयान है। चलें बहरहाल आगे चलते हैं। अब रेफॉर्मेशन पीरियड में से निकल के हम एनलाइटनमेंट में रेफॉर्मेशन की एक चीज़ मैं बताता जाऊँ, उससे निकल गए हम, क्योंकि उस वक़्त ह्यूमनिस्ट और स्कोलास्टिक्स के दरमियान कशमकश थी ना कंट्रोल की। अब क्या हुआ, नेचुरलिस्ट दाखिल हो रहे हैं रेफॉर्मेशन पीरियड में, साथ साइंस की इन्वेंशंस हो रही हैं। कोपरनिकस आ गए, कोपरनिकस ने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से जो चीज़ें साबित कर दी हैं, एक्सपेरिमेंटल साइंस भी अब उसने यूं की हैं, तो बाद में सपोर्ट उसको केपलर और गैलीलियो से मिल जाती है। गैलीलियो से वो दूरबीन से दिखा देता है, एक्सपेरिमेंटल साइंस में ले जाता है चीज़ों को। नेचुरलिज्म की एक डेवलपमेंट हो, जियोसेंट्रिसिज्म से हेलियोसेंट्रिसिज्म। अब वो क्या कह रहे थे, उनका क्लेम क्या है ट्रेडिशन और रवायत के बारे में, इस हवाले से कि जब ज़मीन मरकज़ में थी, हरकत में नहीं थी,
तो ये रवायत वाले तब भी मूवमेंट के नहीं कायल, खड़े के खड़े थे। अब हेलियोसेंट्रिसिज्म आ गई है, सब कुछ गर्दिश में है, ज़मीन भी गर्दिश में है, ये तब भी हरकत पे नहीं आमादा। कॉन्सेप्ट ऑफ मूवमेंट जो है, ज़मी जुम्बद न जुम्बद मेरा नाम गुल मोहम्मद वो कहते हैं जी रवायत वाले गुल मोहम्मद हैं, ज़मीन नहीं हरकत करती थी तब भी वहीं खड़े थे, ज़मीन हरकत करने लग गई है तब भी वहीं खड़े हैं, बदलते ही नहीं, चेंज के कायल ही नहीं है, तब्दीली के कायल ही नहीं है। उनका व्यू ये है मॉडर्निस्ट का। लेकिन इस पे जाएंगे हकीकतन क्या हुए। जैसे मैंने कहा कि ये तसव्वुर कायनात का बदलना नहीं था, ये पूरे वर्ल्ड व्यू की शिफ्ट थी। वर्ल्ड व्यू क्या है, उसमें तसव्वुर खुदा भी है, उसमें तसव्वुर इंसान भी है, उसमें तसव्वुर कायनात भी है। रेनेसांस के अंदर क्या हो रहा है कि खुदा से लाताल्लुक होने की कोशिशों का आगाज हो रहा है, इंसान के ऊपर जोर आ रहा है ह्यूमनिज्म पे। आगे जाके नेचुरलिस्ट और मॉडर्निटी तक पहुंचते पहुंचते रेनेसांस से एनलाइटनमेंट तक इंसान की सुप्रीमेसी का दौर पैदा किया जा रहा है, इंसान को खुदा माना जा रहा है। रवायत में क्या हो रहा था, अब रवायत क्या है, एजुकेशन में भी, नॉलेज में भी, इन स्ट्रीम्स में खुल के ये समझ लें एक फिक्रे में। रवायत का तसव्वुर कायनात हो, रवायत का तसव्वुर इंसान हो, या रवायत का तसव्वुर खुदा हो, ये सारे का सारा इस सारे का रेफरेंस खुदा ही होगा। इंसान भी एक्सप्लेन खुदा से ही होगा, कायनात भी एक्सप्लेन खुदा से ही होगी। वो पंजाबी में कहते हैं कुत्तिया तू नहीं तेरे साईं दा मुंह। रेफरेंस कुत्ता नहीं होगा, रेफरेंस साईं होगा। ये रवायत है। लव मी एंड लव माई डॉग, मुझसे मोहब्बत है तो मेरे कुत्ते से भी मोहब्बत करो। साईं अहम है, खुदा अहम है। रवायत एक ऐसा तर्ज जिंदगी है जिसमें रेफरेंस खुदा रहता है, बाकी हर मोहब्बत उसके ताबे होती है। जदीदियत एक ऐसा तर्ज जिंदगी है जिसमें इस रेफरेंस को ख़त्म करना है, इसको मार के ख़त्म करो, इससे लाताल्लुक होके ख़त्म करो। नीत्शे से पहले तक इससे लाताल्लुक होके ख़त्म करने की कोशिश होती रही। नीत्शे ने आके डेथ ऑफ गॉड का, उस डेथ ऑफ गॉड ने पोस्ट मॉडर्निटी में डेथ ऑफ ऑथर तक बात लेगी। हर अथॉरिटी को ख़त्म करना, हर यूनिवर्सल को ख़त्म करना। ये अथॉरिटी, यूनिवर्सल्स, खुदा, ये सब को ख़त्म करना या इससे मुकम्मल लाताल्लुक हो जाना, ये मॉडर्न है। रिलेशनशिप इंसान और कायनात का होता है, इन दो जोड़ों से ही आपने सब कुछ डिफाइन करना है, इससे लाताल्लुक हो जाए। ये होने के लिए फिर चर्च से जान छुड़ाने की ज़रूरत थी, स्कूलास्टिसिज्म से निकलने की ज़रूरत थी। पहले ह्यूमनिज्म के ज़रिए निकलने की कोशिश की गई, ह्यूमनिस्ट ने कंट्रोल लेने की कोशिश की। फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन रेफॉर्मेशन में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के हवाले से डेवलप हो गई। क्या हुआ, नेचुरलिस्ट स्ट्रांग होने लग गए। नेचुरलिज्म के अंदर फिर इंसान भी बहुत महदूद हो जाता है, लॉज ऑफ नेचर अहम हो गए। अब नेचर के अंदर सेंट्रलिटी ऑफ गॉड थी तो इंसान का भी एक मुकाम था। ह्यूमनिज्म के अंदर कुछ ना कुछ उसे मुकाम देने की कोशिश की गई। नेचुरलिज्म जब आती है तो इंसान बहुत मिनिमाइज हो जाता है। वो जरूम का गालबन वो ऐसे कि समुंदर के साहिल पे रेत के ज़र्रे
उन रेत के ज़र्रों में कायनात यूं है और उनमें से एक ज़र्रा इंसान है। इंसान वो साहिल की रेत के एक ज़र्रे के तौर पे स्टडी होगा बस। तसव्वुर कायनात पे बात जाएगी तो, नेचुरलिज्म पे बात जाएगी तो, वो हकीकत ये है कि मॉडर्निटी अपनी पीक तक पहुंचते पहुंचते खुदा भी माइनस करती चली जाती है, इंसान को भी गैर अहम करती चली जाती है और कायनात पे फोकस हो जाता है। अब वहाँ पे क्या हुआ, जब नेचुरलिस्ट का दखल पड़ा रेफॉर्मेशन के पीरियड के अंदर, तो कशमकश ने एक और शिफ्ट ली एजुकेशन और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे कंट्रोल की जो कोशिश थी। अब क्या हुआ कि नेचुरलिस्ट दाखिल हो रहे हैं, साइंटिस्ट दाखिल हो रहे हैं, मॉडर्न साइंटिस्ट, सेंस रियलिज्म दाखिल हो रही है। अब इसका असर क्या आ रहा है, अब ये भी एजुकेशन के ऊपर, शुरू में मामला कुछ और है रेनेसांस में। लियोनार्डो डा विंसी कोई ग्रीक लिटरेचर नहीं पढ़ा हुआ था, वो कोई रोमन लिटरेचर नहीं पढ़ने वाला था, वो एक डिस्कवरर था जिसके लिए डिस्कवर करने के लिए ना तो बाइबल अहम थी, ना ही रिलीजियस टेक्स्ट अहम थी, ना ही ह्यूमनिज्म की तरह ग्रीक लैंग्वेज एंड लिटरेचर अहम था। वो बुक ऑफ नेचर को डिस्कवर करने की कोशिश में था और उसके लिए कोई एजुकेशन और उसकी ज़रूरत तब नहीं महसूस कर रहा था वो बैकग्राउंड पे उसके। लेकिन रेफॉर्मेशन के एंड पे और फिर एनलाइटनमेंट के पीरियड में आके नेचुरलिस्ट भी एजुकेशन की तरफ जोर बढ़ा इनका, अपने उन डिस्कवरीज को आगे फैलाना, उनको प्रोपेगेट करना, उनकी दावत और तबलीग। वो साइंस जो थी, साइंटिज़म बनने में इसका पूरा दखल है। साइंस एक इल्म से एक मज़हब बनने में, उस बिलीफ सिस्टम बनने में। वो गोटिंगन में वो प्रिंटिंग मशीन दरियाफ्त हो जाना उस दौर में, उससे इस साइंटिफिक डिस्कवरी को और इससे पैदा होने वाली चीज़ों को फैलाने में सहूलत होना, किताबों का छपना और ये सारा एक मामला शुरू होता है। अब नेचुरलिस्ट भी इस एजुकेशन की स्ट्रीम में एक कंपेटिटर बन गए। अब स्कूल का कंट्रोल वो भी चाहता है। अब वो भी चाहता है, एजुकेशन है क्या, किसी दौर के कल्चर को आगे मुंतकिल करने का एक सिस्टमेटिक वे। ह्यूमनिस्ट चाह रहा था कि मैं अपने कल्चर को प्रमोट करूं, नेचुरलिस्ट चाह रहा है अब मैं अपने कल्चर को प्रमोट करूं। कल्चर को प्रमोट करने के लिए तालीमी इदारे का कंट्रोल और पॉलिसी कंट्रोल में होनी चाहिए। अब नेचुरलिस्ट की कोशिश थी रेफॉर्मेशन पीरियड में। अब उसका नतीजा क्या हुआ, अब ये तीन कंपेटिटर नहीं रह गए। नहीं, अभी रेफॉर्मेशन के एंड पे बात कर रहे हैं। ये एनलाइटनमेंट का आगाज़ हमने कर दिया, लेकिन वो एक चीज़ यहाँ पे एजुकेशन के रेफरेंस से एक अहम चीज़ उसको कंप्लीट कर दूँ। क्या है अब कि जब नेचुरलिस्ट सीन में दाखिल होता है तो ह्यूमनिस्ट और स्कूलास्टिक मिल जाते हैं। एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन है ही सारी पॉलिटिक्स। तो अब कंट्रोल की इस जंग में नेचुरलिस्ट की एंट्री हुई। ह्यूमनिस्ट हो, स्कूलास्टिक हो उस दौर का, वो तो अब नेचुरलिस्ट से मुख्तलिफ एंड पे खड़ा था ना। अब दोनों मिल गए और नेचुरलिस्ट कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं उनसे। एक नई तरह का इल्मुल कलाम पैदा हो रहा है, नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं एजुकेशन में कंट्रोल की। अब यहाँ पे आके नेचुरलिस्ट के आने से एजुकेशनल फिलॉसफीज़ नई डेवलप हो रही हैं रेफॉर्मेशन के एंड पे। एनलाइटनमेंट में जाके वो और राइप हो रही हैं वो चीज़ें। उस दौर में एनलाइटनमेंट पीरियड में आके फिर दूसरी तरफ पॉलिटिकल सिनेरियो में एक तब्दीली आ रही है। चर्च से हटने की कोशिश रेफॉर्मेशन में और स्ट्रांग हो गई। पहले चर्च के मातहत था बादशाह, अब चर्च बादशाह के मातहत हो गया। पहले हॉली रोमन एम्पायर था, पापाए रूम था, बादशाह को लेजिटिमाइज होने के लिए उससे सैंक्शन चाहिए होती थी। सारी बादशाहतें उसके तहत थीं। पूरा यूरोप जो था उस यूनिवर्सलिज्म में घिरा हुआ था।
अब हर मुल्क का अपना अपना बादशाह है और उसका चर्च उसके मातहत है। अब ये क्या डेवलप कर रहा है, ये एक तरह की कौमियतों का आगाज़ था। चर्च ऑफ रोम की बजाय अब चर्च ऑफ इंग्लैंड, एक मुल्क सा डेवलप होता नज़र आ रहा है पॉलिटिकली भी, से बादशाहत के तहत ही रियासत का एक शक्ल एमर्ज कर रही है। यूनिवर्सल से पर्टिकुलर रियासत में भी हो रहा है ये, ठीक है। अब आगे जाके क्या हुआ, जब हम एनलाइटनमेंट पीरियड पे जा रहे हैं और फिर मॉडर्निटी जिससे आगाज़ हो रही, वहाँ इसको और स्ट्रेंथ मिलेगी, स्ट्रैंड को, नेशन स्टेट पैदा हो जाएगी, ठीक है। अब क्या हो रहा है रेफॉर्मेशन पीरियड के अंदर, दोनों स्ट्रीम्स एक अंदाज में सोच रही हैं रेफॉर्मेशन में, नेचुरलिस्ट भी और ह्यूमनिस्ट और स्कूलास्टिक भी उस दौर के, प्रोटेस्टेंटिज्म के ज़ेरे असर। प्रोटेस्टेंटिज्म पे नहीं जा रहा, पता ही होता है आप लोगों को, कैल्विन, zwingli, मार्टिन लूथर वगैरह की जो स्ट्रगल्स थी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, बादशाह के तहत एक यूनिफिकेशन हो गई है, कंट्रोल बढ़ गया बादशाह का, चर्च की सुप्रीमेसी नहीं रही एजुकेशन में। ये पूछ रहे हैं, so we are still in enlightenment, we haven't gone to modernity. नहीं, ये सारा ही मॉडर्न है तक, लेकिन उसके अंदर भी मॉडर्निटी, जैसे इस्लाम में है ना, एहसान, ईमान और इस्लाम, सारा इस्लाम है, ठीक है, उसके अंदर भी एक इस्लाम है, ठीक है। इसी तरह ये मॉडर्न के अंदर भी एक मॉडर्निटी है, उधर भी हम एडवांस कर रहे हैं। मॉडर्निटी आके फ्रेंच रेवोल्यूशन से शुरू करेंगे हम, वहाँ नेशन स्टेट एमर्ज होगी, उसके असरात आएंगे एजुकेशन पे। अब इस पॉलिटिकल सिनेरियो और इकोनॉमिक सिनेरियो को हम जब देख रहे हैं कि बादशाहतें मजबूत हो रही हैं, चर्च के कंट्रोल से निकल रही हैं, इसके अपने एजुकेशन पे असरात आ रहे हैं। अब इस रेफॉर्मेशन पीरियड में क्या हुआ कि स्कूलास्टिक्स, ह्यूमनिस्ट और नेचुरलिस्ट, इन्होंने इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को रिजिड किया, फ्लेक्सिबल ना रहने दी। रवायत में वो फ्लेक्सिबल थी, अब वो कंट्रोल की नौयत बड़ी बादशाह के पास, इदारों में भी। अब ये सारी जो डेवलपमेंट्स हैं, ये लेट रेफॉर्मेशन, अर्ली एनलाइटनमेंट, ये इस पीरियड की हैं। ग्रेडिंग सिस्टम एजुकेशन में, ग्रेड 1, 2, 3, ये ग्रेडिंग सिस्टम, ये एक रिजिडिटी है ना, पहले फ्लेक्सिबिलिटी थी, हर उम्र के लोग इकट्ठे बैठ के इल्म हासिल कर रहे हैं तालीमी इदारों में। अब एक स्पेसिफिक एज ग्रुप पर उसकी तकसीम, अब एक ग्रेडिंग का सिस्टम, ये ग्रेड 2 है, ग्रेड 5 है, 7 में पढ़ता हूँ, ये 9 में पढ़ता हूँ, 10 में पढ़ता हूँ, अब ये एक स्ट्रीम आ रही है। ये असूल रेफॉर्मेशन पीरियड के आखिर में साइंस को भी इनकी ज़रूरत थी, ये बाइबल पे बेस्ड जो रिलीजन, प्रोटेस्टेंटिज्म वगैरह, उनकी भी अपनी नीड्स थी। फिर अटेंडेंस का निज़ाम, ये इसकी अपनी एक वजह थी। ये हर चीज़ को कोरिलेट करके देखें, पॉलिटिक्स जैसे आ रही है, पीछे इकोनॉमिक्स आ रही थी। अब मॉडर्निटी के डेवलप होने में सबसे ज़्यादा रोल लीगल स्ट्रक्चर और एजुकेशनल स्ट्रक्चर का था। अब कानून का एक अपना दखल था, तो कानून का दखल जब बढ़ता है, लीगैलिटीज़ जब बढ़ती हैं, तो फिर अटेंडेंस भी अहम हो जाती है, प्रिजन का मॉडल भी अहम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, अब अटेंडेंस भी होगी, अब ग्रेडिंग भी होगी, अब क्लासेस का एक निज़ाम भी होगा। ये अब सारी स्ट्रक्चर वहाँ डेवलप हो रही है एजुकेशन की। तालीमी इदारे मौजूद थे, चीज़ें फ्लेक्सिबल थी, रिजिड नहीं थी। अब ये रिजिडिटी आ रही है सिस्टम में रेफॉर्मेशन के दौर से। आगे चले जाएं जी, एनलाइटनमेंट में सुप्रीमेसी ऑफ रीज़न का जो एक ट्रेंड पैदा हुआ, एक और तरह सी रीज़न, एक और तरह की रैशनैलिटी आ रही है। इसी दौर के अंदर फिर आगे एक नई डिबेट शुरू हो गई है, जिसका आगाज़ मैंने कर दिया था कि बिटवीन रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म, चीज़ों का रुख अब और तरह से हो रहा है। अब रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म, नेचुरलिज्म की जो एक फाइनल शेप पैदा हो रही है, वो क्या है? इंसान की सुप्रीमेसी से बात चली थी ह्यूमनिज्म में, फिर वो फिजिकल वर्ल्ड की सुप्रीमेसी पे आने लग गई। एनलाइटनमेंट पीरियड अभी आगाज़ में बात कर रहे हैं सुप्रीमेसी ऑफ माइंड का,
एनलाइटनमेंट रीज़न की बात हो रही है। तो अब आगे जा के ये असल में आप इनको यूँ ना देखें कंपार्टमेंटलाइजेशन के तौर पे कि कल्चर पे उस थीम के असरात, कि जब रेनेसांस ख़त्म हुई है तो अब इनकी डिमार्केशन इतनी रिजिड नहीं है। रेनेसांस से रेफर्मेशन में दाखिल होते हैं, रेफर्मेशन से एनलाइटनमेंट में दाखिल होते हैं, एनलाइटनमेंट से मॉडर्निटी में दाखिल होते हैं, मॉडर्निटी से पोस्ट मॉडर्निटी में दाखिल होते हैं। अब पोस्ट मॉडर्निटी की बातें हो रही हैं लेकिन देखने में अक्सर जगह अभी मॉडर्निटी होगी, ठीक है ना। तो इनको भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखें, आगे दाखिल हो। एक डिमार्केशन है लेकिन वो इतनी ज़्यादा ड्यूरेंट लाइन की तरह ना बनाएं उसको, ठीक है ना। तो उसमें दाखिल हो जाते हैं, आगे वो चल रही होती है, पिछली स्ट्रीम भी अगली निकल रही है, फूट रही है, डेवलपमेंट हो रही है, असरात आ रहे हैं उसके, एजुकेशन के मॉडल पे असरात उसके फिर डेवलप हो रहे हैं, आगे चल रहा है। अब आगे आ जाएं जी, क्या हो रहा है? एक तरफ रैशनलिस्ट खड़े हैं, एक तरफ एम्पिरिसिस्ट खड़े हैं। लॉक वगैरह, अब एम्पिरिसिज्म, पीछे मैंने कहा था ना कि रीजन की फॉर्मेशन से अब रीजन की एक नई फॉर्मेशन डेवलप हो रही है। माइंड एंड बॉडी के असूल डिफरेंट हो गए हैं डिकार्ट के यहाँ आके ड्यूअलिज्म में। अब सुप्रीमेसी माइंड की होगी कि बॉडी की? इल्म, एजुकेशन, अब माइंड की सुप्रीमेसी होगी तो और तरह के इल्म डेवलप होंगे, बॉडी की होगी तो और तरह के इल्म डेवलप होंगे। अब माइंड से बॉडी की सुप्रीमेसी की शिफ्ट है जो एनलाइटनमेंट से मॉडर्निटी की शिफ्ट है। माइंड से बॉडी की शिफ्ट, रैशनलिज्म से मटेरियल की तरफ, मतलब एम्पिरिसिज्म की। पहले तो रैशनैलिटी ने अपना मिजाज बदला, रीजन ने अपना रुख बदला। लॉजिकल रीजन से हम सब्जेक्टिव रीजन में दाखिल हुए, ये शिफ्ट थी पीछे, उससे बड़ा फर्क पड़ गया। अब रैशनैलिटी से एम्पिरिसिज्म में दाखिल हो रहे हैं। मॉडर्निटी के प्रोजेक्ट का आगाज रैशनलिज्म से हो रहा है, अंजाम एम्पिरिसिज्म पे हो रहा है। हम आज भी बात करते हैं ना तो हम समझते हैं मॉडर्निटी शायद रैशनलिज्म का नाम है, अक़लियत का नाम है, रीज़न का नाम है, ठीक है। रवायत वालों को कहते हैं कि ये अकल की बात नहीं करते, हालांकि रवायत तो प्योर रैशनलिज्म थी। तो अब लेकिन हमारा एक जनरल परसेप्शन ये है रैशनल होना शायद मॉडर्न होना है, ऐसा नहीं है। ये सुप्रीमेसी ऑफ रीजन एनलाइटनमेंट पीरियड की चीज़ है। मॉडर्निटी रिएक्शन है एनलाइटनमेंट का, मॉडर्न की कंटिन्यूटी है, रैशनल से एम्पिरिकल की शिफ्ट है, एनलाइटनमेंट से मॉडर्निटी एक तरह की कंटिन्यूटी भी है, एक तरह की मायूसी भी है। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन कांट की, ये प्योर रीजन से थोड़ी सी जब मायूसी हुई ना, मामले सीधे नहीं होते नजर आए, फिर फोकस नेचुरलिज्म रैशनलिज्म की से एम्पिरिसिज्म को ज़्यादा गया एजुकेशन के फील्ड में। अमलन तो ये एम्पिरिसिज्म की जंग, नेचुरलिज्म की जंग पीछे से चल रही थी, यहाँ पे एजुकेशन के फील्ड में इसका दखल बढ़ा। अब क्या था, 1684 में केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट खुल गया ऑक्सफोर्ड में, 1700 कुछ में मैथमेटिक्स की चेयर बन गई कैम्ब्रिज में। ये एम्पिरिकल साइंसेस जो थी, नेचुरल साइंसेस जो थी, यूनिवर्सिटियों में इनको जगह मिलने लग, अभी जगह मिल रही है एनलाइटनमेंट पीरियड के अंदर, सुप्रीमेसी नहीं हुई। माशरे में सोसाइटीज का वजूद, ताकि इंडिपेंडेंट साइंटिफिक काम हो सके। पीछे भी इसी तरह, जैसे आपने सोसाइटीज़ की बात की, तो वो लैटिन ग्रामर स्कूल जैसे बने, उसमें वो गिल्ड्स डेवलप हुए।
उन्होंने वो एक प्राइवेट स्कूलिंग के निज़ाम पैदा किए स्कूलास्टिक से कंट्रोल लेने के लिए, वो हेल्प करते रहे वहाँ पे ह्यूमनिज़्म की प्रमोशन में भी। यहाँ पे इन्होंने सोसाइटीज़ की बात कर दी, जैसे रॉयल सोसाइटी, ठीक है, ठीक है ना। तो अब मज़े की बात, न्यूटन के दौर में भी इवन इन ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वगैरह में न्यूटन की तरह के कोई 2-4 लोग थे, बाकी कंट्रोल स्कूलास्टिक्स और ह्यूमनिस्ट के पास ही था। हमारा, मैं उस इमेज को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ जो हम समझते हैं कि मॉडर्निस्ट ने आके शायद ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दे दिए हैं, यूनिवर्सिटियाँ दे दी, इनके मरहूने मिन्नत हैं, हमने जाहिल ही रह जाना था, तालीमी इदारे ही नहीं होने थे। ये सारा कुछ पहले से है, सिर्फ उसके अंदर कंट्रोल बदला है। अब ये एक कंट्रोल आ रहा है नया, अब स्पेस बन रही है इनकी, एक आध चेयर बन, जैसे अब होता है ना यूनिवर्सिटियों में कि साइंस की यूनिवर्सिटी है, टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है, कुछ सोशल साइंसेस की एक चेयर बन गई है तो इतनी कुछ जगह दे देते हैं सोशल साइंसेस ह्यूमैनिटीज़ को, हैं। इसी तरह बिजनेस स्कूल के अंदर एक चेयर बना दो जी, कोई गुरमानी स्कूल बना दो जी, कुछ चलता रहे थोड़ा बहुत ये भी साथ। तो अब वहाँ पे इस किस्म की गुंजाइश मॉडर्न साइंस, एम्पिरिसिज्म, नेचुरल साइंसेस, एम्पिरिकल साइंसेस, इनकी पैदा हो रही थी अभी, ठीक है। अब यूनिवर्सिटीज़ में ये शुरू हो गया, ट्रिनिटी कॉलेज वगैरह उधर बन रहे हैं, ठीक है। वो कह लें कि प्योर सेकुलर इंस्टीट्यूशन का आगाज़ था एक तरह का, इस किस्म की चीज़ें। अब ये दौर में ये सेक्रेड से सेकुलर की शिफ्ट चल रही है, ये यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की, अब वो यूनिवर्सल बॉडी ऑफ नॉलेज को भी पर्टिकुलर किया जा रहा है। ये एम्पिरिसिज्म उसकी फिनिशिंग कर रही है आके, और पर्टिकुलर कर देती है ना एम्पिरिसिज्म, जब बॉडी पे फोकस, फिजिकल वर्ल्ड पे फोकस आएगा। इंसान भी पूरी तरह पर्टिकुलर में नहीं जा रहा था अपने माइंड की वजह से, और वो यूनिवर्सल की गुंजाइश बाकी थी ह्यूमनिज्म में भी कुछ ना कुछ, एम्पिरिसिज्म में बिल्कुल आके ख़त्म होती है। फिर अब एजुकेशन के अंदर यहाँ पे ये शिफ्ट हो रही है, साथ पॉलिटिकल सिनेरियो में, इकोनॉमिक सिनेरियो में कैपिटलिज्म की एक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, ये सारी चीज़ें। साथ पॉलिटिक्स के अंदर क्या हो रहा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। इंटरेस्टिंग चीज़ है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के ओरिजिनेटर भी वही लोग हैं जो मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम के हैं। एजुकेशनल मेथोडोलॉजीज मॉडर्न जो हैं, इनका आगाज़ भी रूसों से ही हो रहा है, वो भी दे रहे हैं, एजुकेशनल थेरीज भी दे रहे हैं साथ। मैन इज़ बॉर्न फ्री जब कहा जा रहा है, तो अब वो उसको फ्री किया जा रहा है खुदा से भी, हर चीज़ से, और फ्री करने के लिए उसकी सेकुलराइजेशन भी हो रही है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाला जो। अब लेकिन डिटेल में नहीं जाते, सिंपल आसान लफ्ज़ों में, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, बादशाहत वाले पीरियड में चीज़ें हो रही थी ये। अब नेशन स्टेट एक और तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो। अब नेशन स्टेट क्या करती है, नेपोलियन आ गया बाद में, फ्रेंच रेवोल्यूशन से कुछ अर्सा बादशाह ख़त्म हुआ, क्या किया आके, अब ये मॉडर्निटी का आगाज़ है एजुकेशन में, जिसको मैं प्योर कहता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस, यूनिफिकेशन पूरा फ्रांस, एक उसको पहली बुनियाद मिल गई चर्च से निकल के बादशाह का कंट्रोल बढ़ने से, अगली मिल गई फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रांस में कैथोलिसिज्म का जोर था लेकिन पहले, लेकिन उसके बावजूद अब नेशन स्टेट जब आई है, इन ताज़ा खुदाओं में सबसे बड़ा वतन है, वतन का जो पैरहन है मजहब का कफन है। तो अब नेशन स्टेट पूरी तरह गॉड को मारेगी, गॉड से डिटैच करेगी इंसान को और कायनात को। अब नेशन स्टेट आके खुदा को लाताल्लुक कर देगी दुनिया से। अब एजुकेशन पे उसके असरात क्या आ रहे हैं, नेशन स्टेट का आगाज़ हो रहा है, नेपोलियन आके यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस,
अब वो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस इज़ नॉट एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जस्ट लाइक ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज एंड हार्वर्ड। अब वो क्या है, वो हायर एजुकेशन कमीशन है, वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, पूरे मुल्क का एक तालीमी निज़ाम। ये रिजिडिटी नेशन स्टेट के साथ आई है। ऊपर वो यूनिवर्सिटी जिसको कह रहे हैं वो एक कंट्रोल सिस्टम है पूरे मुल्क का। उसके नीचे आगे बन गए जिम्नेजियम्स और वो क्या कॉलेज एंड स्कूल, विलेज के लिए स्कूल, शहर के लिए कॉलेज स्ट्रक्चर। वो सारे का सारा करिकुलम एक पैदा करने की कोशिशें, एक स्टैंडर्डाइजेशन शुरू में आपने कहा था एक वेस्ट के अंदर यहाँ पे आके ये पैदा हो रही है नेशन स्टेट के साथ। नेपोलियन ने आके किया ये। इससे पहले हायर एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, पूरी स्टेट का एक एजुकेशन का सिस्टम, ये कॉन्सेप्ट्स नहीं थे। ये मॉडर्निटी है। ऑक्सफोर्ड बन जाना, कैम्ब्रिज बन जाना मॉडर्निटी नहीं था। वो ट्रेडिशन के दिए हुए इदारे हैं, वो स्कॉलास्टिसिज्म के दिए हुए इदारे हैं, वो मज़हब के दिए हुए इदारे हैं। इवन इस्लामिक पीरियड के अंदर भी इस किस्म की बॉडीज़, जामिया अज़हर था या उधर दूसरा आप मदरसा निज़ामिया जिसको आप कह रहे हैं, ऑटोमन सल्जूक पीरियड की डेवलपमेंट, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ का वो इस किस्म का मॉडल जो है एजुकेशन का, जिसको आप मॉडर्न इंस्टीट्यूशन का मॉडल समझ रहे हैं, वो ट्रेडिशन के दौर में, इस्लाम के दौर में, इनके दौर में, सारी ट्रेडिशंस में ही डेवलप हुए थे। हिंदू ट्रेडिशन हो, क्रिश्चियन ट्रेडिशन हो, ठीक है, जो भी है, ऐसा नहीं है। अब ये था मॉडर्निटी का कि वो पूरा फ्रांस एक रिजिड पैटर्न ऑफ एजुकेशन। अब उसके अंदर क्यों लॉज ऑफ नेचर के अंदर भी एक रिजिडिटी होती है, उसकी भी डिमांड इसी किस्म की होती है। रेफर्मेशन के पीरियड ने प्रोटेस्टेंटिज्म की वजह से एक मजहबी माइंडसेट जो बनाया था वो भी बजाते खुद मॉडर्न था। उसके अंदर एक रिजिडिटी होती है, पीछे एक रिजिडिटी उसको मिली रेफर्मेशन और एनलाइटनमेंट के पीरियड में, ग्रेडिंग सिस्टम आया, ये चीज़ें आई। अब आगे जाके स्टेट एजुकेशन का एक पैटर्न, वो जो एक फ्लेक्सिबिलिटीज़ कायम थी रेनेसांस के अंदर कि गिल्ड्स का एजुकेशन सिस्टम है, लैटिन ग्रामर स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट्स के स्कूल हैं, सिटी स्टेट्स के स्कूल्स हैं, कुछ और प्राइवेट, इवन पीछे रेफर्मेशन में भी होम स्कूलिंग का ट्रेंड आ गया था, मतलब इस किस्म की चीज़ें जैसे स्कूल्स का। अब ये आके स्टेट का एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन डेवलप हुआ। अब यहाँ से फिर आगे ट्रेंड पैदा हुआ इसकी प्रमोशन का, मतलब एम्पिरिसिज्म की प्रमोशन, मॉडर्न साइंस की प्रमोशन। इसमें भी पॉलिटिक्स, स्टेट का दखल जो है, इस पे भी काम हो सकता है, थीसिस हो सकता है, बजाते खुद करने को ज़रूरत है इस पर। एक ये सवाल आता है ना कि ये क्यों, क्या ये नेचुरल फ्लो है वेस्ट के अंदर? ठीक है, कुछ कल्चरल सिचुएशंस थी, क्रिश्चियनिटी के कुछ मामला जिन पे बेस करते हैं लोग ये सारे डेवलपमेंट, लेकिन इसकी वजूहात थी इनको प्रमोट करने में, स्कॉलास्टिक से, पॉलिटिकल रीज़न थी जैसे आपने कहा। यहाँ भी अब पॉलिटिकल रीजंस हैं, एम्पिरिसिज्म को सपोर्ट मिलने की, मॉडर्न साइंस को सपोर्ट मिलने की, ये जो भी चीज़ें हैं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, ये एक अलग डिबेट है। कैपिटल सिस्टम की नीड थी, नीड है, सबकी ज़रूरत है इंडस्ट्री की। पॉलिटिक्स और इंडस्ट्री का वो है पार्टनरशिप नेशन स्टेट, ये काबिल साहब ने कुछ इस तरह की बात। ग्लोबलाइजेशन जो है, एजुकेशन जो है, ये वो कल्चर्ड मैन तो एक आइडियल नहीं अब रह गया ना। रेनेसांस में आके एमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमन, ये नारा लगाया गया एजुकेशन का। इमेंसिपेशन मॉडल आया, इमेंसिपेशन मॉडल आगे प्रोग्रेस मॉडल में बदल रहे, इकोनॉमिक्स के असरात उसके ऊपर। अब वो प्रोग्रेस मॉडल जो है, अब वो तालिब इल्म नहीं रहा, अब वो पार्टिसिपेंट हो गया है वो, अब वो मार्केट के मॉडल पे चीज़ें आ रही हैं। अब तो वो
उस माशी निज़ाम की ज़रूरत है। एक बंदा टीचर को भी इंस्ट्रक्टर कहते हैं। इंस्ट्रक्टर कहते हैं, सोच सकता है। हाँ बिल्कुल, प्रोडक्ट है ना अब एजुकेशन, प्रोसेस नहीं रहा। इंस्ट्रक्टर और टीचर में क्या अब मतलब है? ठीक है जी, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जी जी जी, मैं पूछना चाह रही थी, जस्ट इन डिफेंस ऑफ modernity, you know, there are people who will say कि tradition में कई चीजें हुई थी, इसीलिए आदमी कोई चेंज लाने की कोशिश कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल विक्टोरियन एरा में things were quite oppressive, बहुत एक डार्क और gloomy picture present करते हैं जब भी आप उसके बारे में पढ़ते हैं। There have been cases of abuse by the church, उन्होंने अपनी पावर को abuse किया है। और लाइकवाइज हमारे सिस्टम में भी हमने देखा है क्लर्जी को वैसे रिलीजन में देखने को नहीं मिलता है, पर जब क्लर्जी बीच में आई है तो उस चीज़ को भी अब्यूज किया गया है। एंड अनदर थिंग कि उस्ताद का रोल तो बहुत बड़ा था हमारे ट्रेडिशनल वर्ल्ड व्यू में, पर आई एम जस्ट वंडरिंग कि उसने सभी क्रिटिकल थिंकिंग को जैसे उसे यानी उसे स्टाइफल किया जाता था या उसे प्रमोट किया जाता था, ये तो आपके उस्ताद ने आपको सिखाया। बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि एक प्रोसेस होता था, उसमें बहुत मशक होती थी, आप बहुत टाइम लगाते थे, बट डिड इट रियली सॉर्ट ऑफ इनकलकेट अ कल्चर ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिबेट एंड क्वेश्चनिंग? जी, इसमें जो क्या किया और फ़र्क इसमें क्या है, जैसे मैंने कहा ना डिफरेंट बनाए, एक यूनिवर्सल से पर्टिकुलर में जाने की जो शिफ्ट थी, एक शिफ्ट उसमें है फ्रॉम लीगैलिटी टू मॉरलिटी, कानून इखलाक, वो मॉरलिटी से लीगैलिटी की शिफ्ट, इखलाक से कानून की शिफ्ट। तो चीज़ें ट्रेडिशन में जो थी ना वो एथिकल थी कुछ, तो मॉडर्निटी में आके वो लीगैलिटीज़ पे खड़ी हैं, नेचुरल लॉज। अब जब चीज़ें लॉज पे आ जाएंगी ना, अब इंसान जो था ट्रेडिशन का वो एक इखलाकी वादत था, मॉरल एंटिटी था। रवायत का इंसान आहिस्ता आहिस्ता एक लीगल एंटिटी बनता चला जा रहा है, कानूनी वादत बनता चला जा रहा है। जब दखल कानून का बढ़ेगा ना तो फिर रिजिडिटी पड़ेगी, क्रिटिकल थिंकिंग भी कम होगी, फिक्सिटी ज़्यादा आएगी। अब क्या हो रहा है, एम्पिरिसिज्म भी लॉज ऑफ नेचर पे खड़ी चीज़ें जो हैं, अब हर चीज़ के अंदर रिजिडिटी आएगी, क्रिटिकल थिंकिंग की गुंजाइश कम हो जाएगी। ये क्रिटिकल थिंकिंग की गुंजाइश कम होना ही मॉडर्निटी है। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए तो रैशनैलिटी ज़रूरी है ना। मॉडर्निटी रैशनैलिटी से ज़्यादा एम्पिरिसिज्म पे खड़ी है। एनलाइटनमेंट के अंदर कोई बंदा ये कहे जी कि रैशनैलिटी का स्कोप ज़्यादा था, क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा थी, तो ये मानने वाली बात है। मॉडर्निटी में आके कोई कहे जी कि क्रिटिकल थिंकिंग की गुंजाइश है, जो एम्पिरिसिज्म पे खड़ी हो, जो माइंड की बजाय बॉडी पे खड़ी हो, जो बिल्कुल ही इंसान, खुदा और इंसान से निकल के अब बिल्कुल फिजिकल वर्ल्ड पे खड़ी हो, तो वहाँ पे क्रिटिकल की गुंजाइश कहाँ बच जाएगी? वहाँ तो एम्पिरिकल एक्सपीरियंस ही बचेगा बुनियाद। ये क्रिटिकल थिंकिंग की गुंजाइश कम होती चली जा रही है स्कूलास्टिसिज्म से लेकर एम्पिरिसिज्म तक पहुँचते पहुँचते, उसका स्कोप ही ख़त्म होता चला जा रहा है। अब एक एम्पिरिकल डाटा आ जाएगा आपके पास, एम्पिरिकल डाटा ये बता रहे हैं, अब क्रिटिकल थिंकिंग की गुंजाइश कहाँ रहेगी? इसी को अब क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। ये हुआ यही है कि वो चीज़ों के मीनिंग बदल गए हैं। अप्लाइंग द साइंटिफिक मेथड इवन इन द सोशल साइंस, इसको क्रिटिकल थिंकिंग है। एम्पिरिसिज्म में हकीकतन तो क्रिटिकल थिंकिंग की गुंजाइश कम हो रही है, तो लेकिन असल चीज़ जो है इसमें जी के वक्त आप कह रही हैं क्या क्रिटिकल थिंकिंग वाज एट इट्स पीक? क्या उस वक्त काफ़ी चीज़ों को क्वेश्चन किया जाता था? जी नहीं, अब इसमें जो चीज़ बड़ा प्रॉब्लम जो आया उसको कन्फेस करना चाहिए हमें। हुआ ये है कि जब ये पैटर्न शिफ्ट होते हैं ना, तो वो मॉडल की ख़राबी की वजह से नहीं हो रहे होते, इंसानी रवैयों की वजह से हो रहे होते हैं। ह्यूमन बिहेवियर के अंदर कुछ लोगों के तब्दीली जो होती है, मिसाल के तौर पे अब यूनिवर्सिटीज़ का एक निज़ाम है बड़ा अच्छा
उसके अंदर किसी उस्ताद का एटीट्यूड अगर मुख्तलिफ हो, उसकी बुनियाद पे हम कहें सब यूनिवर्सिटियां बंद कर दो। ट्रेडिशन से मॉडर्निटी की शिफ्ट में हमारे कुछ इल्ज़ामात इस किस्म के हैं। चर्च से नफरत खुदा से हो गई कि पोप नहीं पसंद मुझे। वो प्रीस्ट के किस्से कहानियाँ निकाल के ले आए, मॉन्क्स की कहानियाँ बना दें, उसको बुनियाद बना के अब हम एक शिफ्ट ले लें। वो सिस्टम की एवेल्यूएशन नहीं हुई, उस कल्चर की एवेल्यूएशन नहीं हुई। अब उसको ग्राउंड बनाते हैं हम इन चीज़ों के लिए। वो अगर गलत है चर्च सिस्टम के अंदर तो उसकी इस्लाह होनी चाहिए, नो डाउट, बेहतर होना चाहिए, रिप्लेस होना चाहिए। लेकिन उस पूरे को तोड़ देना, अब ये सारे में क्या हो रहा है, स्कूलास्टिसिज्म के पीरियड से लेकर एम्पिरिसिज्म तक पहुंचते पहुंचते एक फ़िक्रे में अगर हम पूरे को कह देंगे मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन कहाँ पे खड़ा है और इस पूरे प्रोसेस में हम कहाँ से चले, कहाँ पे पहुँचे और क्या होता रहा, तो उसके लिए एक टर्म हम जो यूज़ करेंगे वो है रिडक्शनिज्म। एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमने क्या किया, यूनिवर्सल्स को बेदखल किया, खुदा को बेदखल किया, फिर इंसान को बेदखल किया। ये पूरा प्रोसेस डीह्यूमनाइजेशन ऑफ एजुकेशन भी है, अब जिसको हम एम्पिरिसिज्म कह रहे हैं। खुदा के बाद इंसान को बेदखल किया, फिर एम्पिरिसिज्म पे पहुंच रहे हैं। अब ये एक तरह की हमारे वर्ल्ड व्यू के अंदर एक रिडक्शन आई है कि वर्ल्ड व्यू नाम ही कायनात और इंसान के ताल्लुक का रह गया, रेफरेंस ऑफ गॉड निकल गया। ये रिड्यूस करते चले जा रहे हैं चीज़ों को। सेकुलर हो रहा है मामला, सेक्रेड से मामला कंपार्टमेंटलाइजेशन पे आ रहा है, यूनिवर्सल से पर्टिकुलर हो रहा है। मामले के अंदर इंडिविजुअलिज्म बढ़ रही है, रिडक्शनिज्म बढ़ रही है। रिड्यूस करते चले जाएं, कम करते चले जाएं, नैरोस्कोप करते चले। मेटाफिजिकल सवालों के फिजिकल जवाब जो है वो दिए जा रहे हैं। नेचुरलिज्म क्या है कि सुपर नेचुरल से लाताल्लुक, नेचुरल लॉज के ऊपर डिपेंडेंस। ये लियोनार्डो से शुरू होके जी मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो बात हम कर रहे हैं अभी के सुपर नेचुरल मेटाफिजिकल सवालों के जवाब फिजिकल से हम दे रहे हैं, टेक्निकली अगर देखा जाए तो a lot of things which were attributed to metaphysics by let's say before the Renaissance have now been proven using modern science. For example, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लोग पहले समझते थे कि ये जादू है या कुछ और है, लेकिन अब पता चला कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ऑब्वियसली जिस तरह साइंस डिस्कवरीज करती जा रही है, a lot of things जो अनएक्सप्लेनेबल थी पहले are now being explained using empirical data. अब क्वेश्चन ये है कि do we have मतलब a reason to say कि ये जो शिफ्ट है ये क्रिटिकल थिंकिंग को की नफी कर रहा है, कंसिडरिंग कि a lot of things जो भी थिंकिंग माइंड्स होंगे they will use empirical data along with their mind power to come up with reasoning for existence. ठीक, इसको God जी बिल्कुल क्या है और गॉड की एग्जिस्टेंस हमारी एग्जिस्टेंस से किस तरह कनेक्टेड है। लोग प्रोबेबली हमसे 2-4 हज़ार साल बाद या 20-30 हज़ार साल बाद शायद अगर लेट्स से खुदा ने चाहा तो मे बी फाइंड आउट कर सकेंगे अगर तब तक दुनिया रही तो। लेकिन कहने का मकसद ये है कि बगैर साइंस के और एम्पिरिकल डेटा के प्रोसीड करना अभी तो इम्पॉसिबल है। जी अब इसमें थोड़ा सा मैं इसको एलेबोरेट कर दूं। इसमें एक कन्फ्यूजन दूर कर लें कि हमने शुरू में एक डिस्टिंक्शन दी थी कि साइंस एंड मॉडर्न साइंस और ये एम्पिरिकल डेवलपमेंट्स, इनकी गुंजाइश हमेशा साइंस में थी, ट्रेडिशनल साइंस में भी थी, इस्लामिक साइंस में भी थी, हिंदू साइंस में भी थी, चाइनीज़ साइंस के अंदर भी थी। ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ के अंदर ब्रेन सर्जरीज होती रही हैं,
जो खोपड़ियाँ मिल रही हैं उनसे आसार मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा फिज़िकल साइंसेस के ऊपर भी जा रहे थे। हम इस पे नहीं जा रहे कि ये नहीं होना चाहिए ये डाटा, हम इस पे नहीं जा रहे कि इसकी डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, ना ही इसका नाम मॉडर्न साइंस है। मॉडर्न साइंस की पीक साइंटिज्म है। साइंस एक मेथोडोलॉजी नहीं रहती, साइंस एक सिस्टम ऑफ बिलीफ बन जाता है। वो क्रिटिकल थिंकिंग को ब्रेक करता है। साइंस में, अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ, ये चीज़ मैं एंड पे करना चाह रहा था आज के सेशन पे, आपके सवाल ने इसको थोड़ा सा, इसका एक फ़ायदा भी मुझे हो रहा है कि आप एडवांस चल रहे हैं, चीज़ों में आगे जा रहे हैं। अब मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि इस्लामिक ट्रेडिशन है जैसे, उसके ऊपर एक किताब पढ़ें ज़रूर आप लोग, उसका नक़दल अक़ल अरबी, वो एक 1 वॉल्यूम है एक बड़े काम का, जिसका नाम है तकवीन अल अक़ल अल अरबी, आबिद अल जाबरी का। तो फॉर्मेशन ऑफ अरब माइंड, अब उसने इस्लामिक ट्रेडिशन पे डेवलपमेंट जो थी, ये हमारा एक ख्याल है कि शायद ट्रेडिशन से मॉडर्निटी की जो शिफ्ट है उसके अंदर सिर्फ ये हो गया कि कुछ डिसिप्लिन्स एमर्ज कर गए और कुछ डिसिप्लिन्स छोड़ दिए गए। हमारा जो मौक़िफ़ शुरू से चल रहा है, हम इसकी एक डेवलपमेंट दिखा रहे हैं कि उसके अंदर आप देखेंगे वो 3 चीज़ें एट ए टाइम मुस्लिम सोसाइटी और मुस्लिम ट्रेडिशन और मुस्लिम साइंसेस के अंदर मौजूद थी। 3 एजुकेशनल पैटर्न्स, 3 मेथडोलॉजीज़। एक है अल बयान, एक है अल इरफान और एक है अल बुरहान, जिसको आप क्रिटिकल थिंकिंग का फेस कह रहे हैं, एम्पिरिकल डाटा से सपोर्ट देने का फेस कह रहे हैं। ये ट्रेडिशनल सोसाइटी में तीनों डेवलपमेंट्स मौजूद थी। ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर इमाम गजाली होता है तो इसका ये मतलब नहीं कि एविरोस नहीं होता, इब्ने रुश्द नहीं होता, इब्ने अरबी भी होता है, इमाम गजाली भी होता है और इब्ने रुश्द भी होता है। ये है मुस्लिम माशरा, ये है मुस्लिम एजुकेशनल फेजेस, ये सब चल रहा होता है इकट्ठा। यहां पे आके क्या हो रहा है कि सिर्फ एम्पिरिसिज्म में मर्ज करेगी, बाकी सब खत्म। ये रिजिडिटी। अब यहां पे शिफ्ट्स यूं आ रही हैं, एक कश्मकश चल रही है, वहां एक कोएग्जिस्टेंस चल रही है इन एजुकेशनल पैटर्न्स की ट्रेडी। ये मैंने सिर्फ इस्लामिक पैटर्न पे, ये पूरी पैटर्न पे, आप अल बुरहान का जो पैटर्न है, हकीकत में वेस्ट के अंदर ये सारी जो इटली से क्यों शुरू हो गया उसकी अपनी ग्राउंड्स हैं, स्पेन से क्यों शुरू हो गया उसकी अपनी ग्राउंड्स हैं। मुस्लिम ट्रेडिशन के दौर से ही ये एम्पिरिकल डाटे का इस्तेमाल हो रहा था, एक्सपेरिमेंटल साइंस काम कर रही थी। लेकिन मॉडर्निटी, मैंने कहा कि एक ये नहीं है कि साइंस के ऊपर कुछ खड़ा हो गया तो वो मॉडर्निटी है। मॉडर्निटी एक थिंकिंग पैटर्न है, मॉडर्निटी एक बिहेवियर है, मॉडर्निटी कुछ अहवाल का नाम है, एक वजूदी हालत है जो साइंस को साइंटिज्म तक ले गई, जिसने साइंस को एक बिलीफ सिस्टम बना ली है, जो अदर फॉर्म्स ऑफ नॉलेज को निगेट करना चाहती है, जो ये कहती है कि बाकी सारी एजेंसीज ऑफ नॉलेज जो है एम्पिरिकल साइंसेस के अलावा, उसको बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। और उसको क्या करना पड़ेगा, साइंटिज्म के ऊपर कोई थोड़ा सा लिटरेचर इस पे देखें कि मॉडर्न साइंस अपनी फाइनल शेप के अंदर साइंटिज्म पे जाके उसकी तकमील हो रही है। मॉडर्निटी साइंटिज्म ने पैदा की है, साइंस ने नहीं पैदा की। ये एक फ़र्क। दूसरा जो फ़र्क इसके अंदर हम पीछे जिसको देख रहे थे कि साइंस वहाँ भी थी, एम्पिरिकल डाटा वहाँ भी था, अल बुरहान की रवायत वहाँ भी मौजूद है, वहाँ पर भी ये सारा कुछ हो रहा है। मुसलमानों की इन्वेंशंस देख लें, हो रहा है ये सारा कुछ, साइंटिफिक डेवलपमेंट देख लें, ऑब्जर्वेटरी किसी डिसिप्लिन में देख लें, लेकिन इस सारे को खुदा से डिटैच नहीं किया गया।
इस तसव्वुर कायनात को तसव्वुर इंसान से डिटैच नहीं किया गया, इस तसव्वुर कायनात को तसव्वुर खुदा से डिटैच नहीं किया गया। ये सारा कुछ यूनिवर्सल्स के ताबे रहता है। यहाँ पे जो मॉडर्निटी में हो रहा है, हमें महज इसके एम्पिरिकल होने पे इतराज़ नहीं है, हमें एक्सपेरिमेंटल साइंस पे इतराज़ नहीं है, हमें इसको सेकुलर कर देने पे इतराज़ है, हमें इसको सेक्रेड से अलहदा कर देने पे इतराज़ है, हमें इसको तसव्वुर खुदा से काट देने पे इतराज़ है, हमें इसको इंसान से काट देने पे इतराज़ है, हमें इंसान को भी मशीन की तरह स्टडी करने पे इतराज़ है। एम्पिरिसिज्म की भी ज़रूरत है, रैशनलिज्म की भी ज़रूरत है, स्कूलास्टिसिज्म की भी ज़रूरत है। हम इस रिजिडिटी को मॉडर्निटी कह रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड को मॉडर्निटी नहीं कह रहे। है भी नहीं मॉडर्न, पुराना है भी नहीं। ये एक बुनियादी जो फ़र्क है इसमें, ये शुरू से कोशिश कर रहा हूँ मैं इसको क्लैरिफाई। इसीलिए मैं वर्ल्ड व्यू वाला एक ऑप्शन थी कि वर्ल्ड व्यू को बिल्कुल छोड़े बगैर हम मॉडर्न एजुकेशन उसमें फिर, लेकिन प्रॉब्लम यही होता है कि हम इस पोर्शन को स्किप कर जाएं तो ये बात नहीं समझ आती फिर कि असल प्रॉब्लम कहाँ लाई कर रहा है। तो एम्पिरिसिज्म का मतलब फिर यही होता है, नंबर्स पे फोकस है, क्वांटिटी के ऊपर, क्वांट्स के ऊपर जो टर्म इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग, एक उर्दू में भी टर्म इस पे यूज़ करते हैं साइंस और मॉडर्न साइंस के फ़र्क के लिए, या वो कैफी साइंस और कमी साइंस, कमियत से और कैफियत से मेजरेबल साइंस, तो ये टेंजिबल साइंस, और ये और ये सबसे जो बुनियादी थीम है वो ये समझने का है कि ट्रेडिशन एक ऐसा मॉडल था, ट्रेडिशन एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिसके अंदर ये सब की को एग्जिस्टेंस है, सब की गुंजाइश मौजूद है। डेवलपमेंट्स यूनिलीनियर नहीं हैं, डेवलपमेंट्स रिजिड नहीं हैं, सब को एग्जिस्ट कर रहा है, साथ चल रहा है, हो रहा है, साइंटिस्ट भी पैदा हो रहे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि इसको रिड्यूस कर देना, रिडक्शन कर देना, इसको डिटैच कर देना, इसकी कंपार्टमेंटलाइजेशन कर देना, इसको यूनिवर्सल से निकाल कर सिर्फ पर्टिकुलर्स तक महदूद कर देना, ये जो कुल्लियतों से निकलकर महज फर्दियतों तक आ जाना और उसी को पूरा इल्म समझ लेना, जो एनलाइटनमेंट माइंड था और इब्तदाई मॉडर्निस्ट जो थे उनके यहाँ मामलात और थे। मिसाल के तौर पे हम बात कर रहे हैं इसकी डेकार्ट की, डेकार्ट से लेकर कांट तक का जो सफ़र एनलाइटनमेंट का जिसको कह रहे हैं, और एनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की जो बात कर रहे हैं, कांट नॉलेज को डिफाइन क्या कर रहा है? ये ठीक वो कह रहा है कि हमारा यहाँ पर इल्म का ये एक ताल्लुक फिज़िकल वर्ल्ड से डेवलप होता है, उसके ऊपर ही डिपेंड करके कर रहा है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम जो नेचुरल वर्ल्ड से ऊपर की जो स्फेयर है या फिज़िकल वर्ल्ड से ऊपर की जो स्फेयर है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ये एक चीज़ जो है वहाँ पर अभी मौजूद थी। आगे चल के उस पर जैसे मैंने कहा कि नीत्शे के यहाँ आके डेथ ऑफ गॉड का जो एक मामला आता है, आगे वो डेथ ऑफ मैन पे जाके इख्तिताम हो रहा है उसका, फिर डेथ ऑफ आथर पे आ रहा है वो मामला। ये चीज़ें अब क्या है, ये सस्पेंशन ऑफ गॉड को इतना सिंपल मामला सिर्फ मजहबी मसला ना समझें हम। खुदा की मौत और खुदा की मुअत्तली, खुदा की लाताल्लुकी, इसमें क्या किया जा रहा है? पोस्ट मॉडर्निज्म में आके ये ऑब्जेक्टिव, ये एजेंडा और वाज़ेह होगा आपको कि वहाँ पे क्या है, डेथ ऑफ आथर क्या है। ये आगे लाकां से और आगे जब आप ये जाते हैं ल्यूटार्ड पे, अब ल्यूटार्ड क्या है पोस्ट मॉडर्न, जो अ रिपोर्ट ऑन एजुकेशन है जिसने पोस्ट मॉडर्निटी दी है ल्यूटार्ड। मेटा नैरेटिव्स को ख़त्म करना, ये जहाँ से पूरी थ्योरी को आप पकड़ रहे हैं, ये ल्यूटार्ड की ब्राज़ील के हवाले से गालबन रिपोर्ट ऑन एजुकेशन सिस्टम है जिससे पोस्ट मॉडर्निटी इमर्ज कर रही है सारी।
तो अब वो क्या है, डेथ ऑफ ऑथर थी जो पीछे, डेरिडा की ऑफ ग्रामेटोलॉजी है जो टेक्स्ट रीडिंग के जो असूल हैं। अब उसमें क्या आ रहा है, वो जो डेथ ऑफ गॉड थी नीत्शे की, वो डेथ ऑफ ऑथर पे जब आती है, अब ये जो डिटैचमेंट पैदा की जा रही है, क्या डिटैचमेंट की जा रही है, रीडिंग राइट्स इटसेल्फ, क्या वो टर्म है उसकी, राइटिंग राइट्स इटसेल्फ, ऑथर दरमियान में नहीं है। अब ऑथर दरमियान से निकाला गया है जो उधर, डेथ ऑफ ऑथर, ये जो डेथ ऑफ ऑथर में मामला हो रहा है, ऑफ ग्रामेटोलॉजी में जो मामला हो रहा है, आगे टेक्स्ट रीडिंग के असूलों में जो फ़र्क आ रहा है, यही असल में पूरी वेस्ट की कहानी है। डेथ ऑफ गॉड दे के ये किया गया, उस यूनिवर्सल को बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर कर दिया गया, यूनिवर्सल को लाताल्लुक कर दिया, डिटैच कर दिया। वो डिटेल्स आए, एम्पिरिकल डाटा भी हो, एम्पिरिकल स्टडीज़ भी हो, एक्सपेरिमेंटल साइंस भी हो, लेकिन वो उस यूनिवर्सल के साथ अटैच रहे, उससे लाताल्लुक ना हो। ये एक उसमें जो सिनेरियो है जो एक पूरा चल रहा है, तो मीनिंग खत्म हो जाएगा, मीनिंग खत्म हो जाएंगे। अब टेक्स्ट को जो भी रीड करेगा मीनिंग वो देगा। ये असल में जो मज़े की बात है ना, इसको भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहती है डेथ ऑफ ऑथर से, कि वो हम ये समझ रहे हैं कि रीडर के अब मीनिंग होंगे। जनरल इंटरप्रिटेशन डिकंस्ट्रक्शन की यही है, पोस्ट मॉडर्निटी को आमतौर पे यही समझा जा रहा है कि अब ऑथर मीनिंग नहीं देगा, अब रीडर मीनिंग देगा। ये भी गलत है। डिकंस्ट्रक्शन ये नहीं है कि रीडर मीनिंग देगा, डिकंस्ट्रक्शन इज इन फैक्ट सस्पेंशन ऑफ मीनिंग। मीनिंग्स को सस्पेंड कर दिया आपने। ऑथर मार के मीनिंग मुअत्तल होते हैं, हर एक के अपने अपने मीनिंग नहीं हो गए, हर वक्त ही मीनिंग सस्पेंशन में। ये सस्पेंशन क्रिएट कर रही है मॉडर्निटी और पोस्ट मॉडर्निटी, सस्पेंशन ऑफ मीनिंग। खुदा से लातल्लकी और ऑफ डेथ ऑफ गॉड, ये भी सस्पेंशन ऑफ मैन है, डीह्यूमनाइजेशन ऑफ मैन हो गई है इससे। मॉडर्निटी में जो असल प्रॉब्लम है, हम इस सस्पेंशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि एम्पिरिसिज्म जो थी या एम्पिरिकल डाटा जो है, सुप्रीमेसी ऑफ एम्पिरिकल डाटा जो है, इससे जो मामला जो है मज़ीद आगे का है। ये सस्पेंशंस जो पैदा हो रही हैं इससे, वो ज़्यादा क्रिटिकल है। अब इसके असरात आए क्या, ये मैंने कहा था कि बात हम इत्तेफाक, अभी मैंने कोई ट्रेडिशनल मज़े की जो बात है, मैंने नक़्दुल अक़ल अरबी की जो बात की है, ये भी किसी ट्रेडिशनलिस्ट की तहरीर नहीं है। आज की हमारी सारी गुफ्तगू और इसमें की जाने वाली सारी क्रिटिक, ये इनमें से कुछ भी हमने ना तो ट्रेडिशनलिस्ट की टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, नक़्दुल अक़ल अरबी के अंदर जो पूरी ये डिबेट है, वो एक तरह की मॉडर्निटी के हवाले से ही हैं वो, और उसके सपोर्ट में ही हैं आबदुल जाबरी। ट्रेडिशनलिस्ट नहीं है, लेकिन वो भी ये बात दिखा रहे हैं कि वहाँ पे ये स्ट्रीम सारी हैं और यहाँ पे नहीं है। फिर आगे आके अब मैं एक और आपको मॉडर्न ऑथर की एक तहरीर, इस पूरे हमारे मॉडर्न पैटर्न ऑफ एजुकेशन, इस पूरे प्रोसेस ऑफ एजुकेशन से जो चीज़ें एमर्ज कर रही थी, पैदा कर हो रही थी, हम कह रहे हैं कि चीज़ों को ओरिजिन से काटा जा रहा है। इनको ओरिजिन से जुड़ा रहने दें, एम्पिरिकल स्टडी भी करें, एक्सपेरिमेंटल साइंस भी करें, सब कुछ करें। इनकी कंपार्टमेंटलाइजेशन की वजह से इनकी बहुत ज़्यादा हम डिटैचमेंट पे चले गए, वो मॉडर्निटी का प्रॉब्लम है। अब इसका नतीजा क्या हो रहा है, उस नतीजे पे भी एक टेक्स्ट रिकमेंड करता हूँ, वो पढ़े। ओर्टिगा वाई गासत, स्पेनिश ऑथर है। डिह्यूमनाइजेशन ऑफ मैन
डिह्यूमनाइजेशन ऑफ आर्ट, ये उनका आइडियाज़ हैं। तो 20वीं सदी के रिवोल्ट ऑफ द मासेस, हम इसको देख रहे हैं कि इसके असरात क्या आ रहे हैं। अब ये समझने की जो चीज़ है कि रेनेसांस ऑब्जेक्टिव एमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमन था, एजुकेशन पूरी का मकसद, एक्सपेरिमेंटल साइंसेस का मकसद, एम्पिरिसिज्म का मकसद, ये सारे का पर्पस एमेंसिपेशन ऑफ मैनकाइंड। अब ये एमेंसिपेशन ऑफ मैनकाइंड पहुंच कहाँ पे रही है? डीह्यूमनाइजेशन ऑफ मैन पे, मेरा एक और सवाल है ऑफ मैन। हमने मैन को ही माइनस कर दिया है जिसको एमेंसिपेट करना चाह रहे थे इस पूरे मॉडल के अंदर। अब ह्यूमन को हमने मास मैन बना दिया है, बेचेहरा आदमी, अजदहामी आदमी, हजूमी आदमी, पॉपुलर, जो शुरू में उसने कहा था। पूछ रही है। ठीक है ना जी। ये ओटिगा व इगासत का इस पे पढ़ें किताब उनकी, उसका किताब का रिवोल्ट ऑफ मासेस, किताब का नाम ही गालबन, ये आर्टिकल उसके अंदर चैप्टर का नाम, ये बुक का नाम ही रिवोल्ट ऑफ द मासेस है। डीह्यूमनाइजेशन ऑफ आर्ट उनकी बड़ी अच्छी तहरीर है। ये कुछ पूछ रही है। स्पेलिंग क्या है इनके?